जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज का वीडियो सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर का सोल्यूशन हम करेंगे। शुरू करते हैं आज का सफर। और ये वीडियो आने वाले एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर में होने वाले हैं उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। पहला सवाल के दोस्तों, आपको बताना है कि वॉर्सो पैक्ट किन कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था, किन यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा साइन किया गया था। वॉर्सो पैक्ट साइन बाई मेनली बाई द कंट्रीज ऑफ डैश यूरोप। आपको पता है कि 1945 में कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यूएसएसआर वर्सेस यूएसए। ठीक है। यूएसए ने 1949 में एक मिलिट्री अलायंस बनाई, नेटो। उसी के एवज में यूएसएसआर ने 1955 में एक वॉर्सो पैक्ट बनाया। दोनों का काम एक जैसा, दोनों मिलिट्री अलायंसेस थे। जहां पर अमेरिका के साथ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, वहीं यूएसएसआर के साथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी। ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज क्यों थी? क्योंकि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और हिटलर तेजी से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर कब्जा कर रहा था, तो उसकी फासिस्ट फोर्सेस थे। यूएसएसआर की रेड आर्मी ने ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की रक्षा की थी। इसीलिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, हिटलर की मौत हो गई, जर्मनी हार गया, तो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने यूएसएसआर के साथ अलायंस बनाना जरूरी समझा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्टर्न। और यहीं पर अगर ये सवाल उल्टा कर दिया जाता कि नेटो पैक्ट साइन बाय मेनली द कंट्रीज ऑफ डैश यूरोप, तो वो होगा वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। तो पहले का होगा दोस्तों ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। नाउ, डैश वाज द सक्सेसर ऑफ लेनिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन व्लादिमीर लेनिन का सक्सेसर बना, उत्तराधिकारी बना। तो सही होगा दोस्तों जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन सक्सेसर बने लेनिन के। तीसरा सवाल गया, इनमें से कौन सा बाल्टिक रिपब्लिक नहीं है? इस्तोनिया, लिथुआनिया, लाटविया या लंदन। तो दोस्तों, बाल्टिक रिपब्लिक उन कंट्रीज को कहा जाता है जो कि बाल्टिक सी के आसपास है। ठीक है। तो ये जो तीन कंट्री है, इस्टोनिया, उसके नीचे फिर आता है लाटविया, उसके नीचे आता है लिथुआनिया। ये तीनों आपका बाल्टिक सी के पास है, इसीलिए इन तीनों को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। और लंदन बाल्टिक रिपब्लिक नहीं है। बाकी ये तीन के तीन बाल्टिक रिपब्लिक में इनकी काउंटिंग होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेस्ट्रोइका? आप लोगों को याद होगा कि 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जब सेक्रेटरी जनरल बनते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के, यूएसएसआर की हालत बहुत खस्ता थी, तो वो दो तरह की पॉलिसी लेकर आते हैं, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। वो कोशिश करते हैं कि यूएसएसआर को टूटने से बचाया जा सके, मगर अल्टीमेटली वो ऐसा कर नहीं पाते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरेस्ट्रोइका? उनकी एक जो पॉलिसी थी पेरेस्ट्रोइका, इसका मतलब क्या था? पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्टिंग। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जो मतलब यूएसएसआर की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको रीस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, मैं अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करूंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रीस्ट्रक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गए, ग्लासनोस्ट का मतलब क्या होता है? अभी हम लोगों ने बात किया, दो तरह की पॉलिसी लेकर आए थे, पेरेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का उत्तर होता है दोस्तों ओपेननेस। मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाने की कोशिश भी करूंगा। ओपेननेस होगी, सरकार क्या काम करती है यूएसएसआर के लोगों को पता होगा, जो कि अभी तक पता नहीं चलता था। किसी भी तरह की इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं थी, बोलने की फ्रीडम नहीं थी। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस ग्लासनोस्ट पॉलिसी के तहत मैं ओपेननेस ला पाऊं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, डैश बिकेम द फर्स्ट रिपब्लिक टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लिथुआनिया। लिथुआनिया उन 15 में से पहली रिपब्लिक बनी जिसने कहा कि भैया यूएसएसआर प्रणाम, अब मैं जा रहा हूं, मुझे आजाद करो। In 1991, Dash shine as the president of the Soviet Union। तो 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के टूटने के जस्ट पहले, सोवियत यूनियन के टूटने के जस्ट पहले 1991 में मिखाइल गोर्बाचेव यूएसएसआर के प्रेसिडेंट बने। लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया उसी साल रशिया निकल कर आया, तो रशिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं? बोरिस येल्सिन। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि अगर आप लोगों से पूछा गया कि सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट कौन थे, या 1991 में सोवियत यूनियन के प्रेसिडेंट कौन बने, तो आपका उत्तर होगा मिखाइल गोर्बाचेव। अगर यह पूछा जाए कि रशिया, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना, तो आप कहोगे बोरिस येल्सिन। अगला सवाल है,
एजर्शन रीजन का यूएसएसआर केम इनटू बीइंग आफ्टर 1917 रिवॉल्यूशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। 1917 में रूसी क्रांति खत्म होने के बाद यूएसएसआर बना। रीजन इट वाज इंस्पायर्ड बाय द सोशलिज्म एंड अपोज कैपिटलिज्म, ये बिल्कुल करेक्ट है कि यूएसएसआर के बनने के पीछे की कहानी क्या है। सोशलिज्म से वो इंस्पायर्ड था, कैपिटलिज्म के अपोज में था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ शॉक थेरेपी वाज द ट्रांजिशन ऑफ कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि शॉक थेरेपी ट्रांजिशन था फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। रीजन द कोलैप्स ऑफ द कम्युनिज्म रिजल्टेड इन शॉक थेरेपी। बट ऑब्वियस है कि जब शॉक थेरेपी होने के पीछे का रीजन ही यही था कि कम्युनिज्म कोलैप्स कर गया, तो बट ऑब्वियस है शॉक थेरेपी तो रिजल्ट ही कहलाएगा ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म। क्यों? क्योंकि जब कम्युनिज्म खत्म हो गया तो अब बचा सिर्फ और सिर्फ कैपिटलिज्म। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, India's relation with Russia are an important aspect of India's foreign policy। कि इंडिया का रशिया के साथ जो रिश्ता है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही महदूद, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। नाउ रीजन क्या है कि इंडिया मेंटेन गुड रिलेशंस विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री। देखिए दोस्तों, रीजन तो वैलिड नहीं है। क्यों? अगर रशिया के साथ हमारे रिश्ते आज भी हमारे फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा गए, तो उसके पीछे का रीजन ये है कि रशिया को हमसे बहुत सारा फायदा है, हमको रशिया से बहुत सारा फायदा है। रशिया के पास सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर की सीट है, जो कि यूजुअली वो हमारे फेवर में यूज करता है। ठीक है, रशिया से हम आर्म्स खरीदते हैं, बदले में हम रशिया और हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, कई सारी 1971 में आपको याद होगा जब हम लोगों ने यूएसएसआर के साथ 20 इयर्स की फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, तब उन्होंने 1971 के वॉर के दौरान हमारी मदद की थी। तो बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए, अगला सवाल क्या है दोस्तों? आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। पहला, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। आपको पता है कि यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट हुआ? 1991। बर्लिन वॉल कोलैप्स होता है 9 नवंबर 1989। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन होता है 1917 में, और गोर्बाचेव बनते हैं सेक्रेटरी जनरल यूएसएसआर के 1985 में। तो सबसे पहले होगा थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल के क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि आपको बताना है कि सोशलिज्म, जो सोवियत इकोनॉमी, जो सोवियत की इकोनॉमी थी, उनके नेचर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? सोशलिज्म वाज अ डोमिनेंट आइडियोलॉजी, ये करेक्ट है। ठीक है, सोवियत की इकोनॉमी में डोमिनेंट आइडियोलॉजी सोशलिज्म थी। ठीक है, स्टेट ओनरशिप कंट्रोल एग्जिस्टेड ओवर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी करेक्ट है, सब कुछ सरकार कंट्रोल करती थी। पीपल इंजॉयड इकोनॉमिक फ्रीडम, ये इनकरेक्ट है, और यही इस सवाल का सही जवाब है, क्योंकि सोवियत इकोनॉमी के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट, ये करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, आपको इनमें चारों में से रॉन्ग स्टेटमेंट को पहचानना है। लेनिन वाज द लीडर ऑफ बोल्शेविक पार्टी, ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी मैंने अभी आप लोग को ऊपर डिस्कस किया है कि बोरिस येल्सिन पहले प्रेसिडेंट बने रशिया के। ठीक है, गोर्बाचेव को भी ब्लेम किया गया था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के लिए, करेक्ट है, क्योंकि गोर्बाचेव की जो पॉलिसीज थी, लोग चाहते थे कि रातों रात वो एग्जिस्ट कर जाए, रातों रात यूएसएसआर की हालत ठीक हो जाए। जब वो नहीं हो पाई तो लोगों ने गोर्बाचेव को ब्लेम भी किया। नाउ स्टालिन was not the immediate successor of the लेनिन, ये इनकरेक्ट है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ा कि लेनिन का इमीडिएट सक्सेसर बना जोसेफ स्टालिन। नेक्स्ट, यूएसएसआर स्टैंड फॉर, यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर is usually seen as the beginning of contemporary era in world politics. Now, the end of the Second World War led to the rise of two major powers, USSR and the USA. In which year leader of the Union of Soviet Socialist Republic were worried that the America would invade communist ruled Cuba? April 1961.
अप्रैल 1961 में जब फिडेल कास्ट्रो जाता है निकिता क्रुश्चेव के पास, फिडेल कास्ट्रो जो कि क्यूबा का हेड था वो जाता है निकिता क्रुश्चेव यूएसएसआर के हेड के पास और कहता है कि माई बाप देखो, अमेरिका के बगल में हम हैं, कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कहीं वो हमारे ऊपर कब्जा ना कर ले। तब उनको लगता है कि भाई हाँ, हो सकता है कि अमेरिका कूप कर देगा, मतलब कब्जा कर देगा, इसीलिए उन्होंने पूरा का पूरा क्यूबा को अपना मिसाइल बेस बना दिया था। नाउ Daesh is an ally of Soviet Union and received both diplomatic and financial aid from it. Cuba. Who decided to convert Cuba into Russian base? Nikita Khrushchev. The Cold War included rivalries, military alliances, and the balance of power. एटॉमिक बम हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था लिटिल बॉय। तो 21 का ऑप्शन नंबर ए। और फैटमैन नागासाकी में गिराया गया था 9 अगस्त को, उसके 3 दिन बाद 1945। अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है दोस्तों लॉजिक ऑफ डिटरेंस के बारे में कि लॉजिक ऑफ डिटरेंस क्या होता है। देखिए, लॉजिक ऑफ डिटरेंस का मतलब होता है कि बोथ साइड्स हैव द कैपेसिटी टू रिटेलिएट अगेंस्ट एन अटैक, कि दोनों के पास क्षमता है कि अगर उसके ऊपर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई वो कर सकते हैं। कॉज सो मच डिस्ट्रक्शन दैट नीदर कैन अफोर्ड टू इनिशिएट वॉर, लेकिन दोनों को ये पता है कि डिस्ट्रक्शन दोनों का लगभग इक्वल होगा, लगभग बराबर होगा, ज्यादा होगा, इसीलिए वॉर मत करो। तो इसका सही उत्तर क्या है? बोथ ए एंड बी। अमेरिका और यूएसएसआर दोनों को पता था कि दोनों सुपर पावर हैं, दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए कोई भी वॉर इनिशिएट मत करो। जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़नी है लड़ लो। नेक्स्ट, नेटो इज एन एसोसिएशन ऑफ। नेटो कितनी कंट्रीज का एसोसिएशन था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। और आज नेटो में याद रखिएगा टोटल, नेटो बना था 1949 अप्रैल में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका प्लस वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। आज नेटो में टोटल 30 कंट्रीज है और इसकी कैपिटल है ब्रसल्स में, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। सॉरी, इसका हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। नाउ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैव डैश परमानेंट मेंबर एंड द डैश नॉन परमानेंट मेंबर। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। नाउ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएन इज टू मेंटेन सिक्योरिटी एंड पीस। ठीक है, विश्व में शांति को और जो सुरक्षा होती है उसको मेंटेन करना यूएन का प्राइम ऑब्जेक्टिव। नाउ इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बच्चों के लिए बनी? तो इसका सही उत्तर होगा यूनिसेफ। अगर आप एनसीईआरटी में यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखेंगे तो क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, मगर इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मगर आप वही करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि सीबीएसई आंसर उसी के अकॉर्डिंग करेगी जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूनिसेफ जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इनमें से किस कंट्री के पास वीटो पावर है? आप लोगों को पता है 5 कंट्रीज है जिनके पास वीटो पावर है। तो इसमें क्या होगा? अमेरिका, अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, इन्हीं 5 के पास वीटो पावर है। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि ये जो आपको पिक्चर दिया हुआ है ये सूडान की पिक्चर है, आपको बताना है कि इस पिक्चर में किस तरह की क्राइसिस के बारे में जिक्र किया जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों स्टारवेशन, जेनोसाइड, हॉरर एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कि ये जो पिक्चर आपको नजर आ रही है आपको बताना है कि ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे ही आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर खोलेंगे तो पहले पन्ने में आपको ये चैप्टर मिलेगा। ये 2006 का वो मंजर है जब इजरायली फोर्सेस ने लेबनान के ऊपर हमला किया था, ठीक है, और फिर यूएन ने बीच बचाव किया था। ये कोफी अन्नन आपको नजर आ रहे हैं, उस वक्त यूएन के सेक्रेटरी जनरल। तो इट रिप्रेजेंट द यूएन, इट रिप्रेजेंट द रोल ऑफ यूएन ऑन अटैक ऑन लेबनान बाय इजरायली फोर्सेस व्हेन 2006। नाउ हु इज द पर्सन बीइंग कमेंटेड इन द एबव पिक्चर? मैंने अभी आपको बताया यूएन के सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नन थे वो। द यूएन मोस्ट विजिबल फिगर एंड रिप्रेजेंटेटिव हेड इज द सेक्रेटरी जनरल, जो कि इस वक्त एंटोनियो ग्यूटेरस है, 9वें सेक्रेटरी जनरल है ये, 8वें थे बन की मून। नाउ अब आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब बना? 1 जनवरी 1995 को। इसके पहले ये जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ कहलाता था, ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहलाता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल बना है 1961, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में।
WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में। लीग ऑफ नेशन बनी है कब? 1919 में। वर्ल्ड बैंक बना 1944 में। तो सबसे पहले लीग ऑफ नेशन होगा, सबसे पहले सी, ठीक है, उसके बाद डी, उसके बाद बी, उसके बाद ए। तो यहां पर दोस्तों देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसका सही उत्तर होगा सी, डी, बी, ए। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, लोग गौर नहीं करते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि WTO बनी है 1995 में, जिसका हेडक्वार्टर है लंदन में, सॉरी जिनेवा में। एमनेस्टी इंटरनेशनल 1961, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। लीग ऑफ नेशन 1919 में बनी, और वर्ल्ड बैंक बनी 1944, ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट। वर्ल्ड बैंक और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को ट्विन सिस्टर कहा जाता है, ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, और ये दोनों एक ही दिन बनी, एक साथ बनी 1944 में। इन दोनों का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नाउ एजर्शन रीजन, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना में, 1957 में बनी, ये बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, IAEA team did not inspect nuclear facilities all over the world to ensure that civilian reactors are not being used for military purpose. Did not नहीं होगा, उनका तो यही काम ही है कि जाओ और पता लगाओ कि जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर गए, कहीं वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। उनको इस्तेमाल करना है सिर्फ और सिर्फ शांति पर्पस के लिए, सिविलियन पर्पस के लिए। नाउ अब आपके सामने दोस्तों एक पैसेज दिया हुआ है, गौर से इस पैसेज को पढ़िएगा। Most important is that with linguistic states permission was given to doctrine of diversity. When we say that India has opted democracy, there its broader meaning in Indian democracy. Democracy was chosen for recognizing diversities and accepting them. Besides, we also have to accept in diversities there might be conflict in them. In other words, democracy in India is related to ideas, life methods and their multiplicity. आपको बताना है with which democracy is aligned. डेमोक्रेसी किसके साथ अलाइंड है? तो अगर आप गौर करेंगे तो डेमोक्रेसी अलाइंड है आइडियाज लाइफ मेथड्स के साथ, एंड आइडियाज एंड लाइफ मेथड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चूजिंग डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? टू रिकॉग्नाइज डाइवर्सिटी एंड एक्सेप्टिंग इट, कि डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज करो और उसको एक्सेप्ट करो। नाउ फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन व्हिच प्रिंसिपल वाज परमिटेड? डाइवर्सिटी, क्योंकि अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है, डाइवर्सिफिकेशन तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा है। इन डाइवर्सिटी देयर मे बी म्यूचुअल प्रोटेस्ट। देखिए डाइवर्सिटी है तो प्रोटेस्ट तो होता रहेगा, ठीक है, कोई किसी का विरोध करेगा, कोई किसी का विरोध करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विल ऑफ द पीपल? इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। लोगों की जो विल होती है उस पर अगर हम बात करें तो वो होगा डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, which of one of the following is the princely states of India initially resisted to join the Indian Union? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। When Gujarat was carved out of Bombay 1960, Amrita Pritam was a prominent poet from Punjab. The states created in 1960 were Maharashtra and Gujarat. दो सवाल आ गए, देख लीजिए। The interim government formed under the cabinet mission plan was headed by Pandit Jawaharlal Nehru. 1946 cabinet mission plan, interim government. Next, when Meghalaya was carved out of Assam 1972, which among the following statement about the partition is incorrect? ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, द स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूडेड अ प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा रॉन्ग मैच है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये करेक्ट गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, ये भी करेक्ट गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये इनकरेक्ट गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर थे, पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, पहले फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। हमारे देश के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे शनमुखम शेट्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट थे। तो 47 का होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब आपको फिर से एक सवाल मिलता है क्रोनोलॉजी का। बर्थ ऑफ पाकिस्तान 14 ऑफ अगस्त 1947। हैदराबाद
इंडिया में कब ज्वाइन हुआ? 1948 ऑपरेशन पोलो करके। कार्विंग आउट ऑफ अरुणाचल फ्रॉम असम 1987। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बी, डी एंड सी। ऑप्शन नंबर ए। जितने भी आप लोगों की किताब में साल दिए हुए हैं उनको अच्छे से याद रखना, क्योंकि 2 सवाल, कम से कम 2 से 3 सवाल सीबीएसई आपको क्रोनोलॉजी के ऊपर जरूर देगी। नाउ अब आपको बताना है इनमें से कौन सा सवाल इनकरेक्ट है बॉम्बे प्लान के रिगार्डिंग। ये भी आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। इट वॉज अ ब्लूप्रिंट फॉर द इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ये इनकरेक्ट है। डैश वॉज इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग अबाउट रिवोल्यूशनरी चेंजेस इन एग्रीकल्चर, ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहे जाते हैं हमारे देश में। द प्रिंसिपल ऑब्स्टिकल इन द वे ऑफ एग्रीकल्चरल ग्रोथ इज पैटर्न ऑफ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसीलिए सरकार ने सबसे पहले भारत का जब संविधान बना तो पहला अमेंडमेंट एक्ट इसीलिए किया ताकि ये जितने भी लैंड पैटर्न का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रीऑर्गेनाइज किया जा सके। अब अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा आइडिया इंडिया की डेवलपमेंट पॉलिसी जो शुरू शुरू में आई थी, अर्ली स्टेजेस में आई थी, उसका नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन आया है 1991 में। अगला सवाल, द फर्स्ट यूएन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन ऑफ 1946 कॉल्ड फॉर एलिमिनेशन फॉर द एटॉमिक वेपन्स एंड द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ये करेक्ट है। In 1948, India called for elimination of all nuclear weapons and use of nuclear energy only for the peaceful purposes, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 1948 में इंडिया के पास कोई न्यूक्लियर वगैरह नहीं था, ठीक है। लेट मी वन थिंग वेरी क्लियर टू यू, तब तक आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 2 ही मुल्कों के पास न्यूक्लियर था, यूएसएसआर एंड अमेरिका, ठीक है। चाइना के पास, फ्रांस के पास, यूके के पास, इनके पास एटॉमिक वेपन नहीं था। इन 1948 इंडिया कॉल्ड फॉर, इंडिया को बुलाया गया कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं आप उसको एलिमिनेट करो और पीसफुल पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल करो। तो ये सरासर इनकरेक्ट है। इसका सही उत्तर होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। Now, India opposes the NPT 1968 because the treaty is unequal, ये बिल्कुल करेक्ट है। In 1974, India had carried out underground nuclear test for the peaceful purpose, ये भी करेक्ट है। लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। इंडिया ने एनपीटी पर साइन इसलिए नहीं किया था क्योंकि इंडिया को एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी लगता था। इंडिया चाहता था कि पहले जो रिमेनिंग 5 कंट्रीज है जिनके पास न्यूक्लियर है वो बताएं कि वो न्यूक्लियर कब तक डिस्ट्रॉय करेंगे, तब इंडिया जाकर एनपीटी पर साइन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। वाई? क्योंकि हमारा एक पड़ोसी मुल्क है चाइना, जिसने 1964 में न्यूक्लियर बना लिया था, जिसके साथ हमारा वॉर हुआ था 1962 में। तो इंडिया ने कहा कि भैया हम तो सिग्नेचर नहीं करने वाले हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। नाउ, व्हेन डिड इंडिया कंडक्ट अ सीरीज ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट? इसका सही उत्तर होगा मई 1998, ठीक है। ऑपरेशन शक्ति, पोखरन, जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। नाउ, which one of the following in India stand for the use of nuclear weapon? नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन अब इस पॉलिसी को रिव्यू कर दिया गया है जब से नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं। आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन सम प्रोविजन रिगार्डिंग प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। व्हेन ब्रिटेन अटैक इजिप्ट ओवर द स्वेज कैनाल इशू 1956, ब्रिटेन ने स्वेज कैनाल के इशू पर इजिप्ट पर अटैक किया था 1956 में। आखिरी के 2 सवाल, इन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, द एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन इंडोनेशियन सिटी ऑफ बैंडंग इन, ये सवाल मैं आप लोगों के लिए छोड़कर जाता हूं। ये बहुत इजी सवाल है। इस सवाल का जवाब आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में, कम से कम एक जवाब तो दे ही सकते हो। एंड द फर्स्ट समिट ऑफ द NAM वाज हेल्ड इन द बेलग्रेड इन सितंबर 1960। दोस्तों ये थे कुल 60 सवाल, एक अच्छा बैलेंस सैंपल पेपर। सीबीएसई क्लास 12 के बच्चों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, उनको दिखाइए, वो देखें, अपनी नॉलेज को एनहांस करें और आने वाले एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अलविदा।